और हाई ब्लड प्रेशर की बात आती है साथियों, तो हमारा ये जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, ये धड़कता है। बोलते हैं ना, हृदय है, हमारा दिल धड़कता रहेगा जब तक, तो हमारे शरीर का हर अंग सांस लेता रहेगा। साथियों, जब हृदय धड़कता है तो एक बार वो संकुचित होता है, एक बार उसका विस्तार होता है, संकुचित होता है, विस्तार होता है। यानी हृदय का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। कोई भी चीज साथियों जब कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी उसको पिचकाया जाता है। उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे हम एक गुब्बारे की बात करते हैं, एक पानी से भरा हुआ गुब्बारा, जब उसको एकदम से पिचकाया जाता है साथियों, तो पानी तेजी से बाहर बहता है। बिल्कुल इसी तरीके से समझिए साथियों, जब हमारा हार्ट, हमारा हृदय संकुचित होता है यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो तेजी से ब्लड हमारी रक्त वाहिकाओं में, धमनियों में पहुंचता है। और तेजी से जब ब्लड जाएगा, तो स्पीड से, हाई स्पीड से जाएगा, तो उतना ही तेजी से प्रेशर पड़ेगा ब्लड वेसल्स की दीवारों पर। यानी रक्त की जो धमनियां हैं जिनसे रक्त हमारे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचेगा, तो उन धमनियों में प्रेशर तेज पड़ेगा। तो साथियों, ये जो हाई ब्लड प्रेशर बोला जा रहा है, ये ब्लड प्रेशर जो होता है, ये दो तरीके से यानी दो संख्याओं के माध्यम से इसको आंका जाता है। जब भी आप हाई ब्लड प्रेशर की रीडिंग देखते हैं, तो उसमें दो रीडिंग्स आपको नजर आती है। तो साथियों, जब तेजी से पहुंचता है ब्लड और रक्त वाहिकाओं पर तेज प्रेशर डालता है, उसको बोला जाता है ऊपर का यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो ऊपर की रीडिंग होती है वो होती है हाई ब्लड, वो होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग। और यही साथियों, जब ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हृदय वापस रिलैक्स होता है यानी फिर से विस्तार विस्तार होता है हृदय का, तो वो ही ब्लड प्रेशर, रक्त वाहिनियों पे प्रेशर तो तब भी पड़ेगा, लेकिन क्योंकि रिलैक्स हो गया हृदय, तो वो ब्लड प्रेशर कहलाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर। और वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो ऊपर का और नीचे का, यानी कि ऊपर की मात्रा और नीचे की मात्रा, दो मात्राओं से आका जाता है ब्लड प्रेशर। ऊपर की मात्रा जो है या ज्यादा जो है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और नीचे की मात्रा या कम जो होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो साथियों, सामान्य स्थिति अगर बोली जाए ब्लड प्रेशर की, तो वो साथियों 115/75, या इसको बोलते हैं 115/75, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, इस तरीके से इसको बोला जाता है। तो 115/75 से लेकर 120/80 के बीच में अगर किसी का ब्लड प्रेशर है, तो इसका मतलब वो सामान्य ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब साथियों, यही ब्लड प्रेशर जब बढ़ना शुरू होता है, तो ये ब्लड प्रेशर जब 120/80 से, किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 139/89 तक, यानी 120/80 से 139/89 तक जब तक रहता है, तो साथियों ये ऐसी स्थिति है ब्लड प्रेशर की जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा तो है, लेकिन उसको वापस नॉर्मल कर पाना आसान होता है। और इसको बोला जाता है साथियों प्री हाइपरटेंशन। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन की स्थिति भी बोला जाता है, या हाइपरटेंशन का मतलब होता है, हाइपर मतलब ज्यादा, और टेंशन मतलब तनाव या प्रेशर। तो हाइपरटेंशन मतलब बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। तो प्री हाइपरटेंशन यानी कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर से पहले की स्थिति। तो हाई ब्लड प्रेशर से पहले की स्थिति, जैसे हम डायबिटीज में हम लोगों ने सीखा था, नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक, और फिर हो जाता है डायबिटिक। बिल्कुल इसी तरीके से साथियों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल नॉर्मल ब्लड प्रेशर, प्री हाइपरटेंशन, और फिर हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। तो प्री हाइपरटेंशन की स्थिति हुई साथियों 120/80 से लेकर 139/89 तक। अब साथियों आता है बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर जब हो गया, उसकी स्थिति कब कहलाएगी? जब ब्लड प्रेशर 140/90 से लेकर 159/99 तक है। यानी ऊपर का सिस्टोलिक प्रेशर किसी भी व्यक्ति का जो है 140 से लेकर 159 के बीच में आ गया, 140 से ऊपर चला गया, तो इसका मतलब वो हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में तो आ गया। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से लेकर 99 के बीच में जो है, तो वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर की पहली अवस्था है। लेकिन इसको बोलने का जो तरीका होता है, इसको रीड करने का जो तरीका होता है, वो ऐसा होता है 140/90 से लेकर 159/99। यानी ब्लड प्रेशर हाई तो हो चुका है, लेकिन ये अभी पहली स्टेज है। और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा सीरियस जो कंडीशन होती है, वो होती है हाई ब्लड प्रेशर की दूसरी अवस्था। यानी कि खतरे की घंटी तो बज चुकी है,
लेकिन परिणाम खतरनाक होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर की दूसरी अवस्था पहुंच जाती है, जब किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से साथियों ये है हाई ब्लड प्रेशर की रेफरेंस रेंज। अब साथियों, आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया। अगर नोट कर लिया है या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो जरा हाँ में सिर हिला दीजिए कि कुछ समझ में आ गया। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, अब आते हैं साथियों की कारण क्या बनता है, या कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हमें आगाह करने की जरूरत है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। मोटापे से ग्रसित लोग जो हैं, जिनके पेट पर चर्बी का जमाव ज्यादा हो चुका है, फैट का जमाव ज्यादा हो चुका है, वो लोग जो शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं, यानी एक्सरसाइज का रूटीन ही नहीं है और खाया पिया सो गए, तो साथियों इस तरह के लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी के साथ 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 वो लोग जो अपने भोजन में, रोजाना के भोजन में नमक का बहुत अधिक उपयोग करते हैं, नमक का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, उन लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और उसके भी साथ साथ वो लोग जो नमक भी कम ज्यादा खा रहे हैं और पोटेशियम से वाला कम, यानी पोटेशियम आहार में कम है और नमक या सोडियम ज्यादा है, तो ऐसे लोगों का तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के और ज्यादा चांसेस होते हैं। और इसी के साथ साथ साथियों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस भी बढ़ते हैं। वो लोग जो व्यसन करते, शराब का सेवन कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करते हैं, उन लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, बढ़ता है उनका ब्लड प्रेशर, तेजी से बढ़ता है। या फिर वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री अगर है बीपी की, परिवार में कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहा, तो ऐसे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा और ज्यादा रहता है। इसी के साथ 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 वो लोग जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक आहार, यानी कि जो जंक फूड है, पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, केक्स, पेस्ट्रीज, टॉफीज, चॉकलेट्स, इन चीजों का सेवन ज्यादा करते, उनका भी ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी एक बहुत बड़ा कारण बनता है ये हाई ब्लड प्रेशर। कुछ लोग ऐसे हैं साथियों जो किसी ना किसी दवा, किसी ना किसी परेशानी से बचने के लिए, या ये कहें किसी ना किसी बीमारी के इलाज के लिए कुछ विशेष प्रकार की दवाओं का सेवन कर रहे हैं। तो कुछ दवाएं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती। ऐसे लोग जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत अधिक बार बार गुस्सा आता रहता है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, जब तब कभी बच्चे को डांट दिया, कभी पत्नी को डांट दिया, बहुत अधिक गुस्सा करने वाले लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसी के साथ 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 स्वास्थ्य की कुछ स्थितियां जिसमें ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। किडनी संबंधित रोग से अगर कोई ग्रसित है, या डायबिटीज का कोई मरीज है, या लिवर संबंधित समस्याओं से ग्रसित है, ऐसे लोगों को भी बीपी का या हाई बीपी होने की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर होने की समस्या ज्यादा परेशान है। तो साथियों ऐसे सब लोगों तक हमें पहुंचना है, ऐसे सब लोगों को आगाह करना है, ऐसे सब लोगों की मदद करने के लिए उनको सलाह देनी है, क्योंकि साथियों सोल्यूशन समस्या का, या ये कहें बेहतर मैनेज कैसे किया जा सकता है हाई बीपी को, उसके लिए हम जाकर किसी एरी गैरी कंपनी की तरह सिर्फ प्रोडक्ट बताने का काम नहीं करते। हम काम करते हैं साथियों स्वास्थ्य पर समग्र सलाह देकर। जैसा अभी छोटराय सर ने भी बताया कि हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करते हैं, समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि हमारी मंशा जो है वो है लोगों को स्वस्थ करने की, लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की। और साथियों उसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका हमें आदरणीय मनीषा भंडारी मिश्रा जी ने दिया, सीड्स के माध्यम से, कि कैसे सीड्स का पालन करके, सीड्स की सलाह देकर हम लोगों को हाई बीपी की समस्या से समाधान दिला सकते, कैसे मदद कर सकते हैं उनको हाई बीपी की समस्या से निजात पाने में। तो साथियों सीड्स के माध्यम से हम सलाह देंगे, सीड्स के माध्यम से हम खुद पालन करेंगे सीड्स का, और लोगों को भी उसी तरीके से सलाह देंगे। सीड्स में साथियों सबसे पहला एस जो आता है वो आता है स्लीप, यानी नींद। तो ये सलाह नींद के बारे में आप उनको ये बताइए कि नींद तो हर कोई लेता है, और नींद के दौरान हमारा शरीर या हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। तो कोशिश करना है, अगर आप अपने बीपी को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, बीपी को नियंत्रित मात्रा में रखना चाह रहे हैं, तो कोशिश ये करना है कि हर रोज एक निश्चित समय पर सोएं और सुबह एक ऐसे ही निश्चित समय पर उठने की कोशिश करें। 7-8 घंटे की नींद चाहिए। और 7-8 घंटे की नींद में बहुत से लोग होते हैं जो जॉब करते हैं या कुछ काम करते हैं और उनको संडे को ही खाली छुट्टी मिलती है, तो उनको ऐसे लगता है कि छुट्टी वाले दिन तो आराम से उठेंगे। नहीं साथ,
जो नियम बनाया जाए उठने का, सोने का, वो सब पूरी तरीके से उसका पालन करना है। और पालन करेंगे तो आप बीपी को अपने नियंत्रित रख पाएंगे, या नींद जो है वो आपकी अबाधित नींद, साउंड स्लीप रहेगी, जिसमें आपके शरीर में के हर अंग के साथ साथ आपका हृदय जो है वो भी सही तरीके से काम करता है। दूसरा साथियों, बीपी की समस्या जिन लोगों को परेशान कर रही है, या बीपी हाई हो रहा है जिस भी व्यक्ति का, तो उसको आप सोने के लिए जरूर से सलाह दें कि सोने से पहले अगर आप गुनगुने पानी से स्नान करें और सूती ढीले कपड़े पहनकर सोए तो आपको नींद अच्छे तरीके से आएगी, अबाधित नींद आएगी। और इस सोने के समय में आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर पाएगी। सोने का तापमान जो है वो अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से सही बना के। नींद के साथ में साथियों, एक तरीका जो आपको जरूर से सुझाना है उन लोगों को जिनका बीपी बढ़ने के चांसेस है या बीपी बढ़ा हुआ है, पेट के बल सोने की उनको सलाह देनी है कि आप पेट के बल सोइए। मुंह जो है उसको बाईं तरफ रखना है और बाएं हाथ को उठाकर सिर के साथ में इसी लेवल में जो आप चित्र में देख पा रहे हैं इस लेवल में रखना है। और बाएं लेग जो है, बाईं टांग जो है उसको घुटने से मोड़ना है और दायां हाथ दूसरी तरफ साइड में ऐसे नीचे को, दाएं हाथ को सीधा रखना है शरीर की सिधाई के साथ साथ। और ये स्थिति जो होती है ना साथियों, सोने की ये जो तरीका है, सोने की ये जो स्थिति है, ये हाई ब्लड प्रेशर से राहत दिलाने में फायदेमंद है। तो इसका चित्र ले लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। और फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूं कि उन लोगों को आपने सलाह देनी है पेट के बल सोने की, मुंह जो है उसको बाईं तरफ रखना है और बाएं ही हाथ को ऊपर उठा के रखना है और बाएं ही पैर को, बाईं लेग को घुटने से मोड़ना है और दाएं हाथ को सीधा अपने शरीर के साथ में जिस हिसाब से आप सो रहे हैं दाएं हाथ को सीधा रखना है। यह स्थिति ब्लड प्रेशर से राहत दिलाने में मदद करेगी। इसी के साथ 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 इमोशनल वेलबींग है हमारा अगला ई, सीड्स में अगला ई, इमोशनल हेल्थ या इमोशनल वेलबींग। जैसा कि हमने बात की थी कि जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, जो लोग फटाफट से किसी भी चीज पर जिनको निराशा महसूस होने लगती है, डाउन लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह की स्थिति आए, इसकी वजह से साथियों ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति से दूर होने की कोशिश करें जिससे आपको गुस्सा आ रहा है। थोड़ा सा टहल ले, लंबी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करें। दूसरा साथ, जब भी समय मिले अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने की सलाह उनको जरूर से दीजिए। और साथ ही साथ उन्हें बोलना है कि हंसने का, खुश रहने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि हंसने से टेंशन है, स्ट्रेस है, तनाव है, कम होता है। और इसी के साथ 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 रोजाना सोने जाने से पहले और उठने के बाद अपने आप को एफर्मेशन देनी है, अपने आप को ये समझाना है, अपने आप को सकारात्मक स्वास्थ्य यानी कि सकारात्मक सोच के साथ रोजाना सोना है और उठना है और ये बोलना है कि मैं खुशी से अपने अतीत को, बीते हुए कल को भूलना चाहती हूं या चाह रहा हूं और मैं अपने अंदर से बाहर जाने देना चाह रही हूं उस अतीत को और मैं शांत हूं। इस तरीके से रोजाना जब हम अपने दिमाग को ये सिग्नल देते, ये सकारात्मक सोच हमारी बनती चली जाती है, तो धीरे धीरे करके हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो शरीर है वो शांत रहना शुरू कर देता है और ब्लड प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, वो धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगता है। अगला ही आता है साथियों एक्सरसाइज यानी व्यायाम। तो एक्सरसाइज के लिए आप उनको साथियों बता सकते हैं, हाई बीपी के लिए जो एक्सरसाइज है, जो व्यायाम है, सबसे पहला 30 से 45 मिनट के लिए रोजाना तेज वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो कि आसान है, हर दिन 30 से 45 मिनट के लिए तेज वॉक या ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोलते हैं। 10 मिनट के लिए करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि प्राणवायु जब हमारे शरीर में हर अंग तक पहुंचती है प्राणायाम से, तो शरीर का हर अंग सही तरीके से सांस ले पाता है। ऑक्सीजन प्राणवायु हर अंग तक अच्छे से पहुंचती है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप फील्ड वर्क करते हैं, आप जॉब करते हैं, कोशिश ये करना है कि लंबे समय तक, लंबी अवधि तक एक ही जगह बैठे नहीं रहते। हर 30 मिनट में कोशिश कीजिए 2-4 मिनट के लिए चहलकदमी जरूर से कर लें। तो लॉन्ग सिटिंग आवर्स नहीं रखने हैं, तो हर 30-35 मिनट के बाद कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा घूम लें, टहल लें, चहलकदमी करें। एक और इंपॉर्टेंट साथियों एक्सरसाइज जो आप बता सकते हैं ऐसे लोगों को जो हाई बीपी से परेशान हैं,
दाई नासिका को बंद करना है और बाई नासिका से, बाएं नॉस्ट्रिल से लगातार सांस लेनी है, और इससे भी उच्च रक्तचाप कम होता है। तो एक हमने नींद का पैटर्न देखा था कि किस तरीके से उच्च रक्तचाप में राहत मिल सकती है। इसी तरीके से व्यायाम में साथियों आप ऐसे लोगों को बता सकते हैं कि दाई नासिका से, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके बाई नासिका से लगातार सांस लेना है, और इससे भी उच्च रक्तचाप को कम करने में, हाई बीपी को कम करने में मदद मिलती है। अब आते हैं साथियों आहार। आहार में साथियों जो भी मौसम की सब्जियां आ रही हैं, हरी सब्जियां, खास तौर पे हरी सब्जियां हैं, फल है, साबुत अनाज हैं और सूखे मेवे, इनको रोजाना के भोजन में शामिल करना है। दूसरा, खाने में साथियों ऐसे लोगों को आप साथ जरूर से बताइए, कच्चा लहसुन, अदरक, खट्टे फल और कद्दू के बीज, इनका सेवन ज्यादा करना है। दोबारा से दोहरा रही हूं मैं, लहसुन, कच्चा लहसुन, पका के भून के नहीं उसको सब्जी में इस्तेमाल करना, कच्चा लहसुन खाना है। अदरक खा सकते, अदरक खाइए, साथ में खट्टे फल है इस सबको, और साथ ही साथ मेवे में अखरोट और पिस्ता खास तौर पे मदद करता है हाई बीपी की समस्या को कम करने में। फिर से दोहरा रही हूं, अखरोट और पिस्ता, और साथ में पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज का सेवन करने की सलाह आप ऐसे लोगों को जरूर से दीजिए। हरी सब्जियां जो भी बना रहे हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, उपमा बना रहे हैं, हर चीज में कोशिश कीजिए, जिसका भी बना रहे हैं, दलिए का बना रहे हैं, आप सेमिया उपमा बना रहे हैं, सूजी का उपमा बना रहे हैं, हर चीज में कोशिश कीजिए जो भी मौसम की सब्जियां आ रही हैं, गाजर आ रही है, छोटा छोटा जो भी सब्जी घर में उपलब्ध है, छोटी छोटी सब्जियां काट के उसमें जरूर से साथ में डाल के खाएं। इनका उपयोग जरूर से साथ में करें, बजाय की प्लेन दलिया बनाने की, बजाय की प्लेन खिचड़ी बनाने की, दाल और चावल की बजाय उसमें साथ में सब्जियां काट के डालिए ना, फायदा पहुंचाएगी, बीपी को नियंत्रित करने में मदद करेगी। और इसी के साथ 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 चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल ना करें। जितना हो सके साथियों धीरे धीरे कम करने की उनको सलाह दीजिए, क्योंकि इन सब में होता है कैफीन, और कैफीन जो है वो बीपी को बढ़ाने में नुकसान पहुंचाता है। और बीपी को अब कम करना चाह रहे हैं तो साथियों जो गुड़हल के फूल होते हैं, गुड़हल के फूल की चाय पीने की सलाह आप नॉर्मल टी के बजाय उनको जरूर से दे सकते हैं। तो टी, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक का सेवन नहीं करना, और गुड़हल की चाय पीने के लिए आप उनको जरूर से सलाह दे सकते हैं। पानी की मात्रा दिन भर में खूब अच्छे से पानी पिए, और वैसे भी पानी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और इस तरीके से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में पानी का सेवन भी मदद करेगा। और साथ ही साथ साथी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, जितना नमक खाने में इस्तेमाल होता है खाना पकाने में, तो 3/4 चम्मच से ज्यादा नमक का सेवन उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एक दिन में 3/4 चम्मच से ज्यादा नमक नहीं खाना, और ये नमक जितना खाना पकाने में, क्योंकि सब्जी जो आप खाना जो खा रहे हैं वो शायद बिना नमक के खाना नहीं खाया जाएगा, तो सिर्फ खाना पकाने के समय, सब्जी बनाने के समय जितना नमक का उपयोग हो रहा है उतना काफी। सलाद है, दही है, छाछ है, उसके ऊपर नमक डाल के क्यों खाना? कच्चा नमक बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि नमक, जैसा हमने शुरू में जाना था कि नमक या ज्यादा सोडियम जो है वो बीपी को और ज्यादा बढ़ाता है। तो ऊपर से तो किसी भी चीज में ना नमक डालना है, ना चाट मसाला डालना है, किसी भी तरह का नमक नहीं इस्तेमाल करना, कच्चा नमक बिल्कुल भी। इसी के साथ साथ साथियों मांसाहार का सेवन नहीं करना, बीपी अगर हाई रहता है। और अगर मांसाहार आप खाते भी है तो सबसे पहले तो मांसाहार का अगर कोई विकल्प हो सकता है जिसमें उतना ही प्रोटीन आपको मिल जाएगा और उसी तरीके का वो दिख रहा है, तो मांसाहार क्यों खाना? और अगर बहुत इच्छा कर रही है या कभी खाना भी पड़े तो उसमें बहुत ज्यादा घी, तेल, मसालों का इस्तेमाल नहीं करना उसको पकाने के लिए। इसी तरीके से साथियों खाना पकाने में, खाना बनाने में कम से कम घी, तेल, मक्खन, घी तेल का इस्तेमाल कीजिए, और सही तेल का उपयोग कीजिए खाने को पकाने में। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, फिजिकली रिफाइंड ऑयल है, इनका इस्तेमाल करना है, उल्टे सीधे तेलों का इस्तेमाल नहीं करना, और जितना संभव हो कम से कम घी, तेल, मक्खन और कम से कम मसालों में खाने को बना। इसी के साथ साथ साथी एक और तरीका जो कि आप आहार के साथ साथ बिल्कुल सुझाव दे सकते हैं ऐसे लोगों को जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, माथा है, गर्दन है और पेट, माथे पर, गर्दन पर और पेट पर
रोजाना सुबह और शाम, यानी दिन में दो समय, सुबह का समय और शाम का समय। खासतौर पे अभी गर्मियों का मौसम है तो गर्मी के सीजन में इन तीन जगहों पर, माथे पर, गर्दन पर और पेट पर, गीली पट्टी बांधने की सलाह आप दे सकते हैं। और ये गीली पट्टी आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को बांधने के लिए आप उनको सलाह दीजिए। ऊपर से नॉर्मल कपड़े पहनकर अपना काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान क्या रखना है कि जिस समय पर वो गीली पट्टी जिस आधे घंटे के लिए बांधी है, उस आधे घंटे में कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है। और साथियों, अब बात करते हैं पोषक तत्वों की। कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जो बीपी को नियंत्रित रखने में, हाई बीपी को कंट्रोल करने में, प्रबंधित करने में बहुत ज्यादा जरूरी है और मददगार है। सबसे पहला साथियों, ओमेगा 3। हमारी जितनी भी शरीर की रक्त वाहिकाएं हैं, जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, हमारी रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करने का, डायलेट करने का, खोलने का काम करता है ओमेगा 3, और इस तरीके से ब्लड प्रेशर को कम करता है। दूसरा साथियों, एक अध्ययन के द्वारा ये समझ में आया, ये पता लगा कि पौधों पर आधारित प्रोटीन का सेवन करने से भी ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो साथियों, बेहतरीन ओमेगा 3, शाकाहारी ओमेगा 3 अपने पास है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के रूप में। प्रोटीन की बात आती है तो न्यूट्रीचार्ज के अलग अलग प्रोडाइट्स, जिनमें हर एक प्रोडाइट में पौधे से प्राप्त प्रोटीन, आइसोलेटेड सोए प्रोटीन का ही इस्तेमाल किया गया है। तीसरा है साथियों, डीएचए। डीएचए भी साथियों रक्त की धमनियों धमनियों को खोलता है और इस तरीके से ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। इसी के साथ साथ साथियों, पोटेशियम है जो शरीर के से सोडियम के निष्कासन में मदद करता है। अब जो भी नमक का सेवन किया जा रहा है, भोजन के द्वारा जो नमक का सेवन, सोडियम पहुंच रहा है शरीर में, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में काम करेगा। लेकिन उस सोडियम को अगर शरीर से निष्कासित तेजी से किया जा सकता है साथियों, तो उसके लिए पोटेशियम मददगार होता है, पोटेशियम मदद करता है। रिच इन पोटेशियम डाइट खाइए, अपने आहार से ऐसे चीजों का सेवन कीजिए जिसमें पोटेशियम ज्यादा होता है, या फिर ऐसे सप्लीमेंट्स का सेवन कीजिए जिसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिल जाए। और साथियों, ये पोटेशियम कैल्शियम के साथ साथ, क्योंकि कैल्शियम भी रक्त की धमनियों के संकुचन और विस्तार को प्रभावित करता है। जो हमने अभी शुरू में बात की थी ना, कि हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, और इस वजह से ब्लड प्रेशर जो बनता है, या ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है, उसको कंट्रोल में रखने में, प्रबंधन करने में उसका कैल्शियम का सेवन भी जरूरी है। तो साथियों, ये पोटेशियम और कैल्शियम पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन और महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन से मिलते हैं। इसी के साथ साथ साथियों, विटामिन सी बहुत मददगार है। ये विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, और ये विटामिन सी साथियों नींबू के रस से और संतरा, मौसमी, किन्नू, इन खाने की चीजों से भी मिलता है। लेकिन क्योंकि पर्याप्त मात्रा में हमारे भोजन से विटामिन सी हमें मिल नहीं पा रहा, या हम खा नहीं पा रहे, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है सप्लीमेंट्स की, जिसमें विटामिन सी हमें मालूम है कि पर्याप्त मात्रा में हमें न्यूट्रीचार्ज मैन में पुरुषों को मिल सकता है, और महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन में विटामिन सी मौजूद। तो मैग्नीशियम रक्त की धमनियों को रिलैक्स करने में मदद करता है। मैग्नीशियम भी साथियों आपको न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन से मिलता है। इसी के साथ साथ साथियों, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। ये प्रोबायोटिक्स साथियों गट हेल्थ को, यानी हमारे पाचन तंत्र को, हमारे पेट के स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करते हैं, और गट हेल्थ बेहतर रहती है तो इससे साथियों ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है। कोएंजाइम Q10 भी रक्त के संचार को बेहतर बनाकर हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है। और इसी के साथ साथ साथियों, बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट आपके पास गामा ओरिजिनॉल के रूप में, जो एलडीएल को कम करने में और एचडीएल के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। तो साथियों, सप्लीमेंट्स की बात आई तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स हम सुझाएंगे एक ऐसे व्यक्ति को जिसका ब्लड प्रेशर हाई है? पुरुष है तो न्यूट्रीचार्ज मैन है, बोले महिला है तो न्यूट्रीचार्ज वुमन है, साथ में न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, या फिर न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, या न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट। ओमेगा 3 के लिए साथियों न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के साथ में गामा ओरिजिनॉल, और बेहतरीन खाने का तेल जो आपके पास है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के। तो साथियों, ये सारी जानकारी आपके लिए, लेकिन जितने लोगों तक हम पहुंचना चाह रहे हैं, जितने लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं, तो आपकी मदद के लिए न्यूट्रीचार्ज ने बना दिया साथियों ये आसान सा टूल, ये बेहतरीन टूल, जिसमें है साथियों कुछ सवाल जिनके जवाब आप सामने वाले व्यक्ति से पूछेंगे,
तो आप उसको ये एहसास करा सकते हैं कि सर, आपको जो बीपी की समस्या है, आपको जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसकी जानकारी आपको शायद नहीं है, या आपने अभी तक भी अगर अपना बीपी नहीं नापा या नहीं नाप पाया, तो उसके लिए हाई ब्लड प्रेशर की ये जांच प्रश्नावली साथियों आपकी मदद करेगी ऐसे लोगों को जानकारी देने में, ऐसे लोगों को सलाह देने। और साथियों, जब इस क्वेश्चनेयर को भरवाने के बाद सवालों से ज्यादातर सवालों का जवाब आपको हाँ में मिल रहा है, तो साथियों आपको मदद लेनी है सबसे पहले सेहत किताब की। क्योंकि साथियों इसमें सीड्स के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं, और इसी के साथ साथ साथियों खुद सेहत का सितारा बनके ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। और साथियों, जैसा कि हमने जाना था कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा शाकाहारी ओमेगा 3 का सबसे उत्तम स्रोत अपने पास है, तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की मदद से ज्यादा लोगों को जानकारी देकर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन के लिए उनको बिल्कुल प्रेरित करना है। दरअसल साथियों, हमारा ये जो शरीर है ना, ये करोड़ों करोड़ सेल्स से बना होता है, करोड़ों करोड़ छोटे छोटे सेल्स, छोटी छोटी कोशिकाएं। साथियों, इन सेल्स की, हर एक सेल की होती है एक बाहरी मेम्ब्रेन, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये काम करती है साथियों एक गेटकीपर की तरीके से, एक गार्ड की तरीके से काम होता है। ये पोषक तत्वों को, अच्छे पोषक तत्वों को तो शरीर के सेल के अंदर आने देती है, लेकिन हानिकारक पोषक तत्वों को बाहर ही रोक देती है। और साथियों, इन्हीं सेल मेम्ब्रेन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ओमेगा 3, और पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 अगर इन सेल मेम्ब्रेन्स में होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन्स लचीली रहती हैं, नम रहती हैं, फ्लेक्सिबल रहती हैं। लेकिन अगर ओमेगा 3 इन मेम्ब्रेन्स में कम होता है या नहीं होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन्स कड़क हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, और इस वजह से अच्छे पोषक तत्व सही तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे नहीं, और हानिकारक पोषक तत्व भी सेल मेम्ब्रेन्स के या सेल्स के अंदर पहुंच जाएंगे। तो कितना ज्यादा फायदा, कितना ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है ओमेगा 3 की कमी की वजह से नुकसान, और ओमेगा 3 के पर्याप्त सेवन से हम अपने सेल्स को स्वस्थ रख सकते हैं, और जितने स्वस्थ स्वस्थ हमारे सेल्स होते हैं, उतना स्वस्थ हमारा शरीर रहता है। तो साथियों, ओमेगा 3 के सेवन से, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन से हृदय का स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही होता है, क्योंकि किसी भी तरह का प्लाक बनने के या थक्के बनने की समस्या को रोक देता है ओमेगा 3। किसी भी तरह का प्लाक रक्त धमनियों में ना बने, उसमें मदद करता है ओमेगा 3, और इस तरीके से हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। जिसको एक हार्ट अटैक आ चुका, उसको दूसरे हृदयघात के जोखिम से आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन से उनका बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, ये ओमेगा 3 रक्त को पतला करने में भी मदद करता है, और इस तरीके से वो लोग जो स्टेटन्स पर हैं, या स्टेटन्स जो ब्लड को पतला करने के लिए डॉक्टर्स दवाओं के साथ में दे रहे हैं, वो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उन लोगों को जिनको आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन की सलाह देंगे। इसी के साथ साथ साथियों, ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा या ओमेगा 3 हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में भी मदद करता है, जैसा हमने अभी सीखा। डायबिटीज से परेशान कोई व्यक्ति है, तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में भी न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा मदद करेगा। थायराइड की स्थिति से जो लोग परेशान है, तो आंतरिक सूजन को कम करके थायराइड की स्थिति से राहत दिलाने में भी न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा मददगार है। इसी तरीके से साथियों, माइग्रेन से परेशान हैं जो लोग, उनको माइग्रेन की आवृत्ति को कम करने में और माइग्रेन के अटैक की तीव्रता को कम करने में, दर्द की, सरदर्द की तीव्रता को कम करने में भी ओमेगा 3 मदद करता है। अस्थमा से जो लोग परेशान है, श्वसन प्रणाली को बेहतर करके अस्थमा से राहत दिलाने में भी ये ओमेगा 3 मदद करता है। और साथ ही साथ मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाकर यादाश्त और एकाग्रता को भी बेहतर करता है ओमेगा 3 साथियों। तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा उन लोगों को नहीं होगा जिनको आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन की सलाह देकर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेवन कराएंगे, क्योंकि रक्त संचार सुधरेगा, तो ब्रेन स्ट्रोक के जोखिम से भी आप उस व्यक्ति को बचा। बहुत आम समस्या आजकल साथियों डिप्रेशन की समस्या, चिंता, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, तो इन सब समस्याओं से निजात दिलाने में भी आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की मदद बिल्कुल लीजिए। और साथ ही साथ, क्योंकि एक अच्छा फैट होता है साथियों ओमेगा 3, और त्वचा के स्वास्थ्य को सुधारने में, त्वचा की नमी को बनाए रखने में, त्वचा को, स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है ओमेगा 3। और इसी के साथ साथ साथियों, यही ओमेगा 3 हमारे बालों की जो जड़ें हैं, वो स्किन जो है, तो बालों की जड़ों, जो बालों की जो स्किन, जो जड़ें हैं, वो कहाँ उगरी? वो सर की त्वचा में। तो सर की त्वचा में किसी भी तरह की सूजन ना आए,
सर की त्वचा में भी चिकनाहट लगातार बनी रहे, तो बालों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में भी ओमेगा 3 के सेवन से, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन से आप मदद कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति की। और साथियों, बहुत से लोग आपको मिलते हैं जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग तरह के क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डैंड्रफ की समस्या, रूसी की समस्या उनको परेशान कर रही है। लेकिन साथियों, जब बालों की जड़ों को लगातार चिकनाहट मिलेगी ओमेगा 3 के सेवन से, तो ये न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेवन ऐसे लोगों को भी मदद करेगा जो डैंड्रफ की समस्या या रूसी की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं। इसी के साथ में साथियों, ओमेगा 3 शुक्राणुओं की गुणवत्ता, यानी पुरुषों में अगर शुक्राणुओं की गुणवत्ता सही नहीं है या शुक्राणुओं की गतिशीलता और गिनती में वृद्धि लाने में भी मदद करता है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। और इसी के साथ साथ अंडों की गुणवत्ता, महिलाओं में अंडों की गुणवत्ता को सुधारने में भी न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा पूरी तरीके से मददगार है। साथियों, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण को बढ़ाकर न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन से आप अनेक समस्याओं से सामने वाले व्यक्ति को निजात दिला सकते हैं या उनकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ साथ साथियों, हड्डियों का स्वास्थ्य, जोड़ों का स्वास्थ्य, शरीर में फैट कम करने के लिए या मांसपेशियों की वृद्धि और ताकत को बढ़ाने के लिए, और नसें, यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा तंत्रिका तंत्र है, उसको स्वस्थ रखने में भी न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा पूरी तरीके से मदद करता है, क्योंकि अभी हमने सीखा कि रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है ओमेगा 3 का सेवन। और साथ ही साथ साथियों, हार्मोन्स को संतुलित करने में और कैंसर के जोखिम को कम करने में, ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, कोलन कैंसर है, इन सब में भी जो आंतरिक सूजन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, या ऐसे कैंसर के जोखिम को कम करने में भी ओमेगा 3 के सेवन से आप मदद पहुंचा सकते हैं। और साथ में साथियों, थकान और कमजोरी परेशान कर रही है, किसी भी वजह से, डायबिटीज का पेशेंट है, हाई बीपी का पेशेंट है, या जो भी व्यक्ति थायराइड का पेशेंट है, तो ऊर्जा का स्तर कम होने लगता है, थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है, तो ऐसे सब लोगों को आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के सेवन से फायदा बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। और साथियों, ये बेहतरीन ओमेगा 3 ना तो हमारे शरीर में बनता है, ना ही हमारे शाकाहारी आहार में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो इसको पाने का बेहतरीन तरीका अपने पास न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के रूप में। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा की मदद से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, और उनको जानकारी जरूर से दीजिएगा कि न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के हर एक कैप्सूल में शुद्ध शाकाहारी 250 मिलीग्राम ओमेगा 3 और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के हर एक कैप्सूल को बनाने के लिए कोल्ड प्रेस्ड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पूरा फायदा, पूरा लाभ ओमेगा 3 ऑयल का आपको मिल सके। तो 12 वर्ष की ऊपर कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष, कोई भी बुजुर्ग, उनको बेहतरीन फायदे के लिए आप न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का सेवन बिल्कुल करा सकते हैं।